तो ऑब्लिक कट का यूज वहां किया जाता है जब हमें जीन की अगर पैसेंजर डीएनए है तो ऐसा होस्ट जिसके पास वेक्टर नहीं हो वो कहलाएगा ट्रांसफॉर्मेंट या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो अगर एक ई कोलाई है जिसके पास कोई वेक्टर नहीं है, कोई पैसेंजर नहीं है, तो वो कहलाएगा। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जब भी कट करता है, रैंडमली कट करता है या स्पेसिफिक साइट पर, एक थ्रेड पर साइटोसिन पर मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया जाए, दूसरी साइड नहीं जोड़ेंगे, तो वेक्टर में कुछ तो खासियत हो कि हमें पता चल सके कि ये एंटी एनआर है, ये टीएनआर है, ये टीआर है। तो न्यू बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली आपसे क्या कहती है ये समझने की बात है। अगर हम देखें तो हमारे पास जो फॉरेन डीएनए है, कौन सा डीएनए बच्चे? फॉरेन डीएनए। मान लीजिए हमें इंसुलिन की जीन, कौन सी जीन? इंसुलिन की जीन। याद करिए लास्ट लेक्चर में बताया था कि यूकैरियोटिक जीन होती है स्प्लिट या नॉन स्प्लिट? स्प्लिट। तो यूकैरियोटिक जीन को डायरेक्ट प्रोकैरियोट में लगाया तो हम क्या करेंगे? हम एमआरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू एक सीडीएनए बनाते हैं। एक प्रोसेस ये है। दूसरा ये है कि अगर हमारे पास ऐसी जीन तैयार है, उस जीन को हमें निकालना है, तो हमने कहा एक फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए, दूसरे शब्दों में कहें एलियन डीएनए, तीसरे शब्दों में कहें जीन ऑफ इंटरेस्ट, चौथे शब्द में कहें डिजायर्ड जीन। फॉरेन डीएनए, एलियन डीएनए, जीन ऑफ इंटरेस्ट, डिजायर्ड जीन, वो जीन जिसका हमें प्रोडक्ट बनाना है वो हमारे पास है, और हमारे पास एक वेक्टर होना चाहिए। याद रखिए पूरी बायोटेक्नोलॉजी तीन चीजों पर बेस्ड है। पहला पैसेंजर डीएनए यानी डिजायर्ड जीन यानी एलियन डीएनए यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिससे प्रोडक्ट लेना है। होस्ट सेल, जहां प्रोडक्ट बनने का प्रोसेस होगा और हमें प्रोडक्ट मिलेगा, और इसको ले जाने वाला वेक्टर। पैसेंजर है वो होस्ट तक जाना चाहता है और वेक्टर उसे ले जाना चाहता है। इस पूरे प्रोसेस को ही हम बायोटेक में देखते हैं। तो हमने कहा हमारे पास फॉरेन डीएनए है और एक वेक्टर है जो हमारे पास क्या है? प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर स्ट्रक्चर है, यानी अगर मैं इस जीन को यहां जोड़ना चाहता हूं तो सबसे पहले मुझे इस प्लाज्मिड को कट करना पड़ेगा ताकि एक ओपनिंग बने। तो मैंने एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज कर लिया। हमने कहा ECOR1, ECOR1 यूज कर लिया, उससे प्लाज्मिड काटा। तो बायोटेक का रूल नंबर 1, एक बार जिस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कहानी शुरू हो गई, लास्ट तक उसी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज होगा। जिस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से वेक्टर कटा है उसी से पैसेंजर के एंड कटेंगे, उसी से होस्ट की कहानियां भी चलेगी। तो अगर ECOR1 के थ्रू वेक्टर में कट लगा है तो पैसेंजर डीएनए के एंड भी तैयार किसके थ्रू होंगे? ECOR1। और इसलिए होंगे क्योंकि अगर एंड एक ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने काटे हैं तो एंड आपस में होंगे कॉम्प्लीमेंट्री, और कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो उनकी ज्वाइनिंग होगी मुश्किल या आसान? आसान। ऑब्लिक कट जब भी लगता है, कॉर्नर पर सिंगल स्ट्रैंड फ्री रहता है, तो जो दो कॉर्नर के सिंगल स्ट्रैंड जब भी मैच करेंगे ज्वाइनिंग आसान होती है। तो ऑब्लिक कट का यूज वहां किया जाता है जब हमें जीन जोड़ना हो, और ब्लंट एंड्स वहां क्रिएट किया जाते हैं जब हमें जीन जोड़नी, जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वहां यूज करा HAE थर्ड, उसने स्ट्रेट कट किया, ब्लंट एंड क्रिएट करे। लेकिन अगर मुझे जीन जोड़नी है तो स्ट्रेट कट या ऑब्लिक कट? ऑब्लिक कट। तो हमने एक ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज किया है जिसके थ्रू वेक्टर में कट लगाया और जिसके थ्रू पैसेंजर डीएनए को भी कट करा, और जब इन दोनों को जोड़ दिया तो फाइनली वेक्टर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रहेगा या रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा? क्या? रिकॉम्बिनेंट। तो यहीं से एक चीज निकल के आती है कि रिकॉम्बिनेंट वर्ड किसके रेफरेंस में कहा गया है? होस्ट के रेफरेंस में, वेक्टर के रेफरेंस में, या पैसेंजर डीएनए की प्रेजेंस पर?
तो रिकॉम्बिनेंट कब कहा जाएगा? जब कौन प्रेजेंट हो? पैसेंजर डीएनए। अगर पैसेंजर डीएनए नहीं है तो हर वो स्ट्रक्चर क्या है? रिकॉम्बिनेंट या नॉन रिकॉम्बिनेंट? तो आज से याद रखिए, इस पूरी क्लास में अगर समझना है तो पहला कंसेप्ट कि अगर पैसेंजर डीएनए है तो रिकॉम्बिनेंट शब्द आ जाएगा, और पैसेंजर डीएनए नहीं है तो नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब आ जाते हैं, ये रिकॉम्बिनेंट वेक्टर तैयार है। ये वेक्टर एक होस्ट सेल, हमने कहा ई कोलाई में जा रहा है। एक ऐसा ई कोलाई जो पहले से प्लाज्मिड नहीं रख रहा। अगर पहले से प्लाज्मिड नहीं है तो इस वेक्टर की एंट्री एक्सेप्टेंस आसान होगा, इजीली सक्सेसफुल हो जाएगा। तो दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म आती है, एक होस्ट जिसके पास वेक्टर नहीं आया है अभी तक, यानी उसका किसी भी तरह का कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, तो ऐसा होस्ट जिसके पास वेक्टर नहीं हो वो कहलाएगा ट्रांसफॉर्मेंट या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। और जिस दिन उसमें वेक्टर चला गया, जिस दिन पैसेंजर चला गया, तो अगर एक ई कोलाई है जिसके पास कोई वेक्टर नहीं है, कोई पैसेंजर नहीं है, तो वो कहलाएगा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्या कहलाएगा? अ ई कोलाई विदाउट वेक्टर प्लाज्मिड and passenger DNA will be known as non-transformant, non-recombinant. A host cell without passenger and vector is non-transformant, non-recombinant. A host cell with vector, transformant, without passenger, transformant, non-recombinant. A host cell with vector and with passenger, तो बहुत सिंपल सी चीज हो गई। होस्ट कितने तरह के हो गए? 3। NTNR, क्या कहा? NTNR, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट। इनके पास ना तो वेक्टर है ना पैसेंजर है। दूसरे कौन हुए? TNR, ट्रांसफॉर्मेंट, इनके पास वेक्टर है पर पैसेंजर। चौथे कौन और तीसरे कौन हुए? TR, ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट, इनके पास वेक्टर भी है और, अरे समझ आ गया? तो कितने तरह के होस्ट हो सकते हैं बायोटेक के अंदर? 3। पहला NTNR, दूसरा, तीसरा NTNR की फुल फॉर्म नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट। दूसरी कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी, NTNR में वेक्टर होगा, पैसेंजर होगा, या दोनों ही नहीं है? TNR में वेक्टर, पैसेंजर, TR में वेक्टर, पैसेंजर। समझ आ गया? होस्ट सेल में जब ये चला जाता है तो होस्ट सेल जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गई। अब हम उससे प्रोडक्ट ले सकते हैं। ये न्यू बायोटेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, आइए अगला सेक्शन देखते हैं कि अगर मैं बायोटेक की बात करता हूं तो पूरी बायोटेक में मुझे क्या क्या टूल चाहिए। मैं आपको बता चुका हूं कि एक जाने वाला पैसेंजर है, एक ले जाने वाला वेक्टर है और एक बुलाने वाला होस्ट है, और एक इस पूरे प्रोसेस को करवाने वाले एंजाइम है। तो मुझे 4 चीजें तो समझ में आ गई। कौन कौन सी? एंजाइम, वेक्टर, पैसेंजर, होस्ट। इतनी बात समझ में आ गई। वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। अगर मैं बात करता हूं एंजाइम्स की, किसकी बात कर रहा हूं? एंजाइम्स कई तरह के होंगे। सेल को खत्म करना है तो लाइसिस वाले, काटना है तो रिस्ट्रिक्शन वाले, जोड़ना है तो लाइगेज वाले, फॉस्फेट हटाना है तो अलग, एल्कलाइन फॉस्फेटेज। एंजाइम की कैटेगरी अलग होगी। वेक्टर की बात करूंगा तो प्लांट के लिए प्लाज्मिड, प्लांट के लिए प्लाज्मिड, नेचुरल प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड, आरआई प्लाज्मिड। नेचुरल कौन? टीआई प्लाज्मिड, आरआई प्लाज्मिड। मैन मेड PBr 322,
PUC 17, PUC 18, इस तरह के नाम। तो प्लाज्मिड कितने तरह के हो सकते हैं? दो, नेचुरल, मैन मेड। अगर एनिमल में एंट्री करवानी है तो वहां प्लाज्मिड यूज होगा या रिट्रोवायरस? समझ में आ गया? तो वेक्टर चुना जाए ये डिपेंड करता है कि सामने होस्ट कौन है। पैसेंजर के बाद अगर होस्ट की बात, पैसेंजर डीएनए तो एज यूजुअल जो डिजायर्ड जीन है। अगर मैं होस्ट सेल की बात करूं तो वो कौन? ह्यूमन सेल यानी एनिमल्स आ गए, प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल। बेसिकली ये मेन होस्ट है जिनकी हम बात करते हैं। पैसेंजर की बात कर ले, सिंथेटिक जीन बना सकते हैं, सीडीएनए बना सकते हैं। सीडीएनए किस तरह से बनाया जाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से। कैसे बनाया जाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से बनाया जाएगा। या फिर हम सिंथेटिक जीन भी बना सकते हैं जो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में बनानी है। कैसे बनानी है? टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में, ताकि हम इंट्रॉन वाला पार्ट रखें या हटा दें? हटा दें। आइए समझने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टूल एंजाइम, और एंजाइम में हम बात करने जा रहे हैं किनकी? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मिलते हैं बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोट। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का फंक्शन बायोटेक्नोलॉजी में जीन ट्रांसफर है या डिफेंस का है? डिफेंस का है। किसी भी बैक्टीरिया पर जब कोई वायरसेस या बैक्टीरियोफेजेस अटैक करते हैं तो उससे बचने के लिए उन्होंने अपने डिफेंस के लिए तैयार करा किन्हें? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का फंक्शन है जीन ट्रांसफर करना या सेल्फ डिफेंस करवाना। हमने उसका यूज क्या डेवलप कर लिया? जीन ट्रांसफर करवाना। अंतर समझ गए? कि जर क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो जीन ट्रांसफर में काम आता तो है बेटा, उसका फंक्शन तो मेन क्या है? डिफेंस। हमने यूज उधर करवाया। टेस्ट क्रॉस बना किसके लिए था? टू आइडेंटिफाई द जीनोटाइप। हमने यूज करवा लिया लिंकेज और उनमें, पर काम तो उसका वो है, वही ध्यान रखना है। दूसरा, बैक्टीरिया जब इन्हें बनाता है तो बैक्टीरिया को पता है कि ये वायरसेस या बैक्टीरियोफेजेस के डीएनए को तो काट ही सकते हैं, पर खुद के डीएनए को भी काटेंगे। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जब भी कट करता है, रैंडमली कट करता है या स्पेसिफिक साइट पर? और उस स्पेसिफिक साइट की खासियत होती है कि वो साइट होती है पैलिंड्रोमिक। क्या होती है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है। अगर मैं कहता हूं जी जी सी सी, क्या कहा बच्चे? जी जी सी सी। अगर जी जी के बाद कट लग जाए तो नीचे भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, लेफ्ट भी पैलिंड्रोमिक, राइट भी पैलिंड्रोमिक। ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस हैं जी जी सी सी जैसे। सोचिए अगर किसी भी एक एंड पर मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया जाए, साइटोसिन के साथ मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया, अगर एक साइड, एक थ्रेड पर साइटोसिन पर मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया जाए, दूसरी साइड नहीं जोड़ेंगे, तो अब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है या नहीं रही? क्योंकि मिथाइलेशन से तो यूरासिल थायमिन बन गया था। तो बैक्टीरिया क्या करता है कि जैसे ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बनाता है, सबसे पहले अपने डीएनए को चेक करता है कि मेरे डीएनए पर यहां कटिंग साइट है, यानी ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक ऐसी स्वॉर्ड है जो मुझे खुद को डैमेज, तो अपने डीएनए को उस जगह पर वो खाली छोड़ता है या मिथाइलेटेड कर देता है, यानी वो सीक्वेंस प्रॉपर पैलिंड्रोमिक नहीं रहे। आपके लेवल पे समझने के लिए ये कंसेप्ट काफी है। सो बैक्टीरियल डीएनए अंडरगोज विच प्रोसेस टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम ओन आरईज? किससे? मिथाइलेशन। कौन सा प्रोसेस? अरे कहानी समझ में आ गई? एनसीईआरटी की लाइन, मोर देन 900 आरईज have been isolated from 230 strains। ठीक है, पुराना डेटा है, हमें यही याद रखना है। 230 बैक्टीरियल स्ट्रेन जिनसे हमने 900 से ज्यादा आइसोलेट कर लिए। सर हमने तो पढ़ा था 1500 2000 है, तो 900 से ज्यादा है ना, तो मोर देन 900 वैलिड है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है जरा पढ़िए। फर्स्ट डिस्कवर्ड
restriction endonuclease is HIND second. हाइंड सेकंड कौन है? हाइंड सेकंड। कि सर हाइंड सेकंड है, ये फर्स्ट डिस्कवर्ड कैसे? समझिएगा, जब नाम दिया गया तो लास्ट में ये जो है ना 1 2 3, जैसे इको R1, HIND1, HIND2, HIND3, ये 1 2 3 एक तरह से ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। ठीक है, डिस्कवरी अलग। समझते हैं, शर्मा जी, उनके 3 बच्चे हैं। शर्मा जी के कितने बच्चे? 3 बच्चे। बहुत बढ़िया बेटा। उनके एक दोस्त कई सालों बाद वापस शहर में आए, मिलने के लिए आए। शर्मा जी का तीसरा बच्चा मोहल्ले में क्रिकेट खेल रहा था और उसकी हरकतें देख के उन्हें समझ आ गया कि ये शर्मा जी का ही। उन्होंने बुलाया सबसे छोटा तीसरा बच्चा कि आप शर्मा जी के ही बच्चे हो? कि हाँ। तो वो बच्चा उन्होंने पहले डिस्कवर किया, पर शर्मा जी का वो पहला प्रोडक्ट है या तीसरा? तो ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन अलग है और डिस्कवरी। तो जो पहली डिस्कवरी हुई, जो पहले दिखा, उससे पहली डिस्कवरी मान लिया कि भाई हमने तो आपके इस बच्चे को सबसे पहले देखा है, कि इसके पहले भी 2 बड़े हैं। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन और डिस्कवरी कंसेप्ट क्लियर है? HIND सेकेंड इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड। क्लियर? चलिए और आगे देखते हैं। जब नेमिंग की बात आती है तो नेमिंग में जैसे इको R1 हमने कहा, फर्स्ट लेटर इंडिकेट करता है किसे? जीनस को। जीनस क्या है? एस्चीरिया। सेकेंड एंड थर्ड लेटर इंडिकेट करता है किसे? स्पीशीज को, और वो क्या है? कोलाई। एस्चीरिया, कोलाई। फोर्थ लेटर इंडिकेट करता है किसे? स्ट्रेन को। बच्चा आर याद रखता है, RY113 नहीं याद रखता। स्ट्रेन एक्चुअली में क्या है? RY13। रिमेंबर, कौन सा लेटर है जिसे लिखना एसेंशियल नहीं है? फोर्थ। HAE थर्ड। हीमोफिलिस फर्स्ट लेटर, AE इजिप्टिकस सेकेंड एंड थर्ड लेटर, लेकिन फोर्थ लेटर नहीं लिखा। तो अगर आपसे कहा जाए कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की नेमिंग में कौन से लेटर को लिखना मस्ट नहीं है, तो कौन सा? फोर्थ। क्या बताना स्पेसिफिक नहीं है? स्ट्रेन। नहीं बताया जाए तो भी चलता है। R रोमन नंबर बता रहा है किसे? ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन को। किसे बता रहा है? ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन को। समझते हैं, अगर मैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के कट की बात करता हूं तो जो बात मैंने आपको कही, ऑब्लिक कट। कौन से कट की बात कही? ऑब्लिक कट। जरा देखिए, यहां जो डायग्राम आपको नजर आ रहा है, आपके लेफ्ट साइड में जो लेस डार्क है, अगर इको R1 काट रहा है GAATTC सीक्वेंस को काट रहा है, GAATTC सीक्वेंस को काट रहा है, तो कट लगा है इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में पहले न्यूक्लियोटाइड के बाद G और A के बीच में। ठीक वैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में भी G और A के बीच में लगा है। तो आपको नजर आएगा यहां पर कि ये जो हिस्सा है, दोनों एंड फ्री हो गए हैं। दोनों एंड एक एक तरह से क्या है? फ्री। और ये फ्री एंड जब वापस में एक दूसरे के आमने सामने आएंगे तो फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी दो एंड फ्री हैं, पर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वो थोड़ी देर सामने रुकेंगे। अगर वो थोड़ी देर सामने रुकेंगे तो डीएनए लाइगेज के लिए काम करना मुश्किल या आसान? तो कौन से एंड को जोड़ना डीएनए लाइगेज के लिए ज्यादा आसान है? ऑब्लिक कट एंड या ब्लंट एंड? सोचिए, HI थर्ड ने एक जगह कट लगाया है और एक जगह इको R1 ने कट लगाया है, तो इको R1 के कट को ज्यादा आसानी से जोड़ेगा लाइगेज या HI थर्ड के? इको R1, क्योंकि वहां जो फैसिलिटेट कर रहेगा वो कौन करेगा? ब्लंट एंड या ऑब्लिक एंड? ऑब्लिक एंड उस चीज को जोड़ देगा। ठीक है, ध्यान रखना है ये हमें। अगर मैं बात करता हूं वेक्टर, सेकेंड टूल जो हमारा है वेक्टर, जिसे जीन लेकर के जाना है। किसी को भी अगर हम वेक्टर कहें तो वेक्टर में तीन चीजें होनी चाहिए। कौन कौन सी तीन चीजें? पहला,
वेक्टर के अंदर खुद की कॉपी बनाने की पावर हो, यानी रेप्लिकेशन की पावर हो, ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इनिशिएशन साइट। क्या कहा मैंने? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इनिशिएशन साइट, ORI साइट। अगर ORI साइट नहीं है तो हम उसे वेक्टर, तो मोस्ट एसेंशियल क्राइटेरिया टू बी वेक्टर इज ORI साइट। पहली चीज समझ आ गई? अगर मैंने एक प्लाज्मिड में एक जीन डाल दी और अगर प्लाज्मिड अपनी कॉपी कर सकता है तभी मैं उसे वेक्टर की तरह यूज करूंगा, और अगर वो अपनी कॉपी नहीं कर सकता तो मैं उसे एज ए वेक्टर यूज। क्लियर है भाई पॉइंट? चलिए अब बात आती है कॉपी कितनी बार। अगर एक प्लाज्मिड 2 बार कॉपी करता है तो 1 से 2, 2 से 4, यानी इकोलाई जब 1 से 2 होगा, 2 से 4 होगा, तब तक ये प्लाज्मिड हर इकोलाई के पास होगा। पर जैसे ही इकोलाई 4 से 8 होगा, ये प्लाज्मिड फिर बाकी इकोलाई को मिलने वाला नहीं है। सोचिए अगर ये 6 जनरेशन तक डिवाइड होता, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64, 128, यानी जितनी ज्यादा कॉपी होगी उतना बुरा या उतना अच्छा? अ गुड वेक्टर मस्ट हैव, मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूं, अ गुड वेक्टर मस्ट हैव ORI साइट। क्या होना चाहिए? अ गुड वेक्टर मस्ट हैव, but if high copy number is also present then it is must advantage or additional advantage? If ORI site is a gold then high copy number is a borax, सोने पर। समझ में आ गया ना? हाँ, तो ORI साइट मस्ट है, उसके साथ हाई कॉपी नंबर हो गया तो हमारे लिए फायदा है। क्लियर? ये मत सोचिएगा सर आपने तो कहा था हाई कॉपी नंबर, वो मस्ट है क्या? नहीं। मस्ट क्या है, हाई कॉपी नंबर या ORI साइट? हाई कॉपी नंबर हो तो बहुत अच्छा और ना हो तो भी अच्छा, पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर का मतलब क्या है? मान लीजिए 3 कैटेगरी है हमारे पास होस्ट की। कितनी कैटेगरी है? 3 कैटेगरी। NTNR, इनके पास पैसेंजर, इनके पास वेक्टर भी। TNR, इनके पास वेक्टर पर पैसेंजर। TR, इनके पास दोनों है। तो वेक्टर में कुछ तो खासियत हो कि हमें पता चल सके कि ये NTNR है, ये TNR है, ये TR है। अगर वेक्टर में ऐसी कुछ खासियत है तो उसे क्या कहेंगे? सेलेक्टेबल मार्कर। क्या कहेंगे? यानी सेलेक्टेबल मार्कर मुझे यह बताए कि ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट कैसे पहचाने। तो अगर वेक्टर खुद चिल्ला चिल्ला के बता दे तो हमारे लिए बहुत फायदा। तो सेलेक्टेबल मार्कर का एक ही एम होता है, टू डिफरेंशिएट ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट। समझ आ गया? एग्जाम्पल, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। कौन सी रेजिस्टेंस जीन? अगर वेक्टर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देता है और मान लो वो जीन एम्पिसिलिन की है, तो TNR के पास एम्पिसिलिन है, TR के पास एम्पिसिलिन है, इधर वालों के पास एम्पिसिलिन। तो अगर एम्पिसिलिन की 2 बूंद डाल दी जाए तो NTNR सरवाइव करेंगे या गुजर जाएंगे? डिफरेंशिएट हो गया, जो बचे वो सब ट्रांसफॉर्मेंट। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग करवाती है। हो सकता है कुछ कलर फॉर्मिंग जीन्स ले लें कि जैसे ही मैं किसी भी केमिकल की 2 ड्रॉप डालूं एकदम से सारे होस्ट अलग कलर दे दें, बाकी होस्ट ना दें। बीटा गैलेक्टोसाइडेस गैल जीन वाला, आगे समझेंगे। तो अगर मुझसे कहा जाए सेलेक्टेबल मार्कर तो मैं कहूंगा 2 तरह की जीन। पहला एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन,
दूसरा एक्स गैल या बीटा गैल जीन, कलर फॉर्मिंग जीन। दो जीन हैं जो हम एज ए सेलेक्टेबल मार्कर यूज करते हैं। तीसरा रिस्ट्रिक्शन साइट, आरी साइट या क्लोनिंग साइट, मतलब उस वेक्टर में अगर कट नहीं लगेगा तो पैसेंजर उसके साथ जुड़ने वाला, और अगर पैसेंजर उसके साथ जुड़ेगा ही नहीं तो पैसेंजर आगे जाने वाला भी। तो एक अच्छा वेक्टर वो है जिसमें आरी साइट हो या ना हो, आरी साइट हो। अब ध्यान से समझना जो चीज कहने जा रहा हूं। आपके सामने एक वेक्टर बना हुआ है PBR 322। सोचिए इस वेक्टर के पास सिर्फ एक RE की साइट होती, इको R1। किसकी साइट होती? यानी इको R1 से ये कट जाएगा, ठीक है। पैसेंजर डीएनए ये रहा, पैसेंजर डीएनए पर भी अगर इको R1 के कटिंग की साइट है तो पैसेंजर डीएनए इस वेक्टर से जुड़, लेकिन अगर इसके पास इको R1 की साइट नहीं है तो ये जुड़ने वाला। सोचिए अगर इस पर बैम H1 की साइट है, किसकी साइट? और अगर इस वेक्टर पर इको R1 के साथ बैम H1 की भी साइट होती तो ये वेक्टर जुड़। सोचो इको R1 बैम H1 की साइट है पर इसके पास तो SAL1 की साइट है, तो फिर से जुड़ने वाला। लेकिन अगर इधर इको R1 बैम H1 SAL1 की साइट होती तो ये सारे वेक्टर इससे जुड़। तो एक अच्छा वेक्टर वो है जिसके पास एक सिंगल RE साइट हो या अलग अलग REs के लिए साइट हो, ताकि वो बहुत सारे अलग अलग वेक्टर ले जाए। लेकिन खासियत, क्या किसी भी RE के लिए एक से ज्यादा साइट है क्या? किसी भी RE के लिए एक से ज्यादा साइट? सोचिए PST1 अगर मैं क्लॉक पोजीशन पे मानूं तो 10 o'clock पोजीशन पे कट लगा रहा है। PST1 कौन सी पोजीशन पे कट लगा रहा है? 10 o'clock। सर्कल ओपन हो गया है, तो सर्कुलर डीएनए में अगर एक सिंगल कट लगता है तो कितने फ्रेगमेंट बनेंगे? एक। अगर लीनियर डीएनए में एक कट लगता है तो कितने फ्रेगमेंट बनेंगे? दो। अरे समझ आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझिए। अगर PST1 10 o'clock के बाद 2 o'clock पे भी कट लगा देता, उसकी साइट वहां भी होती, तो ये प्लाज्मिड फिर सर्कुलर हो पाता या फ्रेगमेंटेड हो जाता? तो अब दो स्टेटमेंट आए। पहला स्टेटमेंट, एक अच्छा वेक्टर वो है जिसके पास अलग अलग REs के लिए साइट हो। दूसरा स्टेटमेंट, लेकिन किसी भी पर्टिकुलर RE के लिए सिर्फ a good vector should have many RE sites for different REs, but for a particular one RE there should be only। अरे समझ गए? तो बताइए कौन कौन सी तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो किसी भी वेक्टर में होनी चाहिए? पहला ORI साइट, ये मस्ट है या नहीं है? बाकी दो नहीं हो चलेगा पर ORI साइट होना। अगर ORI साइट के साथ हाई कॉपी नंबर है तो एक्स्ट्रा एडवांटेज है क्या? तो हाई कॉपी नंबर मस्ट है या एक्स्ट्रा एडवांटेज? सेलेक्टेबल मार्कर किस किस में डिफरेंशिएट करवा रहा है? ट्रांसफॉर्मेंट का। और रिस्ट्रिक्शन साइट्स किस एंजाइम के लिए? REs। किसके लिए? चलिए आगे देखते हैं। यस, ये याद करवा देते हैं। सर PBR 322 बाहर की तरफ जो नाम लिखे गए हैं वो सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के हैं। PST1, PVU1, EcoR1, CLA1, HIND3, BAMH1, SAL1, PVU2। टोटल देखा जाए तो 8 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट है। कितनों की? 8। ठीक है, जरा देखिए PST1, PVU1, हमने कहा PST1, PVU परेशान पवन। क्या कहा? परेशान पवन। किसमें? इकोलॉजी की क्लास में।
परेशान पवन इकोलॉजी की क्लास में हिंदी लिख रहा था 3 बार। क्या लिख रहा था? कितनी बार? अभी तक सब 1-1 चल रहे थे सब जगह ही, है ना? तो उसे बैन कर दिया 1 साल के लिए। कितने साल के लिए? 1 साल। तो क्या याद होगा? परेशान पवन इकोलॉजी की क्लास में हिंदी लिख रहा था 3 बार, तो बैन कर दिया 1 साल के लिए। तो पवन दोबारा आया। दोबारा आएगा ना पवन? याद रह जाएगा। अब सीरीज याद है, सब कुछ याद है। 10 o'clock से कहानी शुरू हुई, 2 o'clock तक में निमट गए और बाकी एक कहां जाके आ गया हमारा 5 o'clock के वहां। अरे याद रह जाएगा। चलिए और याद करते हैं। परेशान पवन कहां काट रहा है? एम्पिसिलिन। कहां काट रहा है? और टेट्रासाइक्लिन को कौन काट रहा है? याद रह जाएंगे। तो बहुत छोटा सा सवाल, अगर मैं PBR 322 यूज कर रहा हूं और उसके साथ BAM-H1 यूज कर रहा हूं तो कौन सी रेजिस्टेंस की जीन कटेगी? PST1 यूज करा तो पक्का? और अगर टेट्रासाइक्लिन की जीन काट दी और बीच में पैसेंजर डीएनए लगा दिया तो पैसेंजर डीएनए तो है पर टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस याद रहेगी ये बात। सर आरओपी भी तो है, रेप्लिकेशन ऑफ ओरिजिन प्रोटीन। बेसिकली कॉपी नंबर्स कितने हैं उसको इन्फ्लुएंस करवाने का काम ये करता है। तो इस PBR 322 की अगर मैं बात करूं तो हमने कहा PBR 322 में P4 प्लाज्मिड, BR उनकी लैब का नाम, 322 ऑर्डर जिस पर वो बना, ठीक है। नाउ यहां 8 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की कटिंग साइट है, एक ORI साइट है, 2 सेलेक्टेबल मार्कर हैं, एक आरओपी साइट है। याद रहेगा सभी को PBR 322। चलिए आगे मूव करते हैं। अगर मुझे बायोटेक करनी है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करनी है तो क्या करना है? लेट्स इमेजिन अ सेल। सबसे पहले मुझे सेल का करना होगा सेल लाइसिस। सेल का लाइसिस करने के लिए अगर मेम्ब्रेन या वॉल जो भी है उसे डिस्ट्रॉय करना है। बैक्टीरियल सेल है तो लाइसोजाइम से, फंगल सेल है तो काइटिनेजेस से, प्लांट सेल है तो सेल्यूलेजेस एंड पैक्टिनेजेस से, और एनिमल सेल है तो लाइपेजेस एंड प्रोटीएजेस से। मैंने सबसे पहले आउटर कवरिंग को हटा दिया। पहला एंजाइम लाइजिंग एंजाइम्स। दूसरा, जब मैंने ये आउटर कवरिंग हटा दी तो डीएनए अभी भी बाहर नहीं आया, तो हमने डीएनए रिमूवल के लिए यूज करे राइबोन्यूक्लियस। क्या यूज करे? इन्होंने डीएनए को खत्म करा या आरएनए को? आरएनए। उसके अलावा क्या यूज करे? प्रोटीएसेस। उन्होंने किसे खत्म करा? प्रोटीन्स को। फिर यूज करा चिल्ड इथेनॉल। क्या यूज करा? और सेल की आत्मा यानी डीएनए प्रेसिपिटेट होके बाहर आ गया। जब बाहर आ गया तो जैसे मैगी में से हम फॉर्क डाल के ऐसे उठाते हैं ना, तो पूरा बन जाता है, वो है लालच। फिर हम धीरे धीरे ऊपर लाते हैं संभाल के, तो जितना बच पाता है वो है हमारा आर्ट। लेकिन फाइनली एक ही थ्रेड हमारे मुंह में जा पाता है, वो है किस्मत। ऊपर वाले ने कहा एक ही ले, तो लालच से काम नहीं चलता। स्पूलिंग भी यही है, इस तरह से आप पिक कर रहे हैं। देसी भाषा में कंपैरिजन यही है उसका। तो स्पूलिंग आज से सभी को क्लियर कि जैसे मैगी में काम करा वही स्पूलिंग है। आपने प्रेसिपिटेट कर लिया। अब क्या करना है? उस डीएनए के फ्रेगमेंट में कट लगाना है बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है तो ब्लंट एंड वाला है, और अगर जीन ट्रांसफर है तो ऑब्लिक एंड वाला है। क्लियर? मूव करते हैं आगे। इतने सारे कट हैं, पता कैसे पड़ेगा कि कट लगा या नहीं लगा? तो देखिए एनसीईआरटी का एक डायग्राम जेल प्लेट का है। एग्रॉस जेल, अगार अगार जेल हम लेते हैं, सीवीड पाउडर बना लिया, उसमें सॉल्यूशन डाला, एक जेल बन गया। एक तरफ नेगेटिव लगाया, एक तरफ पॉजिटिव लगाया, कैथोड एनोड। नंबर देखिए 1 2 3 4, 4 नंबर लिखे हैं। जरा 1 वाले नंबर के सामने देखिए एक रेड स्क्वायर है खाली, यानी अभी तक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने इस डीएनए के टुकड़े, तो एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैज नॉट स्टार्टेड येट। अगली वाली में देखिए कट लगा, 4 टुकड़े नजर आए, एक्शन चल रहा है। अगली वाली में देखिए 4 से 5 हो गए,
प्रोग्रेस कर रहा है, और आखिरी वाली में देखिए कितने सारे टुकड़े हैं। तो क्या मैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के एक्शन का प्रोग्रेस चेक कर सकता हूं क्या? सो जेल इलेक्ट्रोफोरेटिक प्लेट informs about the progression of Re's action. जिधर ये 1 2 3 4 लिखा है वो वेल है, वेल कैथोड के पास है, दूसरे एंड पर एनोड है, स्मॉलेस्ट डीएनए का फ्रेगमेंट एनोड के पास लिखा है, जो जितना दूर ट्रेवल करके गया वो उतना ही हल्का। अरे पर कैसे दिखेगा अभी ये? तो इसके लिए क्या डाला? एथिडियम ब्रोमाइड। क्या डाला? एथिडियम ब्रोमाइड डाला, एब्सॉर्ब हो गया। अब हमने डाली यूवी रेस। क्या डाली? तो यूवी रेस की वजह से क्या नजर आया? ब्राइट ऑरेंज कलर। क्या नजर आया? डीएनए के जो नाइट्रोजन बेसिस है ना, वो यूवी रेस अब्सॉर्प्शन में मदद करते हैं। ठीक है, तो ब्राइट ऑरेंज कलर आया, मतलब हमें पता पड़ गया यहां न्यूक्लिक एसिड है, चाहे डीएनए हो चाहे, पर आरएनए तो हमने राइबोन्यूक्लियोसिस के थ्रू पहले ही हटा दिया, तो ये क्या है? डीएनए। अब इसको रिमूव करने का प्रोसेस ऐसे, जैसे काजू कतली हुआ, केक हुआ, कुछ भी कट लगाते हैं निकालते हैं चीजें, वो क्या कहलाया? इल्यूशन। क्या कहलाया? इल्यूशन। अब हमें वेक्टर में ले जाना है। तो बायोटेक्नोलॉजी का पहला स्टेप तो यही है। सर हमें कैसे पता पड़ेगा कि हमारी जीन, साइज का पता चल रहा है ना, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट लगा रहा है, स्टडीज हुई है, तो हमें पता है कि हमारे इस सेगमेंट में यहां कट लगेंगे और इस टुकड़े की साइज ये होगी। तो मान लीजिए एक्स साइज का टुकड़ा लेना है, तो मैं उसी पॉइंट के वहां जो डीएनए फ्रेगमेंट होगा उससे पिक करूंगा, क्योंकि मुझे पता है यहीं से कट लगने हैं, क्योंकि डीएनए रैंडम डाला है या सिंथेटिक और सीडीएनए, सिंथेटिक और सीडीएनए, बस उसके कट क्रिएट करने हैं प्रॉपर। आइए और समझ लेते हैं। सैंपल है, हो सकता है एक ही जीन हो सकता है थोड़े से, तो उस जीन की कॉपी करवानी है, और जीन की कॉपी करवाने के लिए क्या करना पड़ता है? एम्प्लीफिकेशन। और एम्प्लीफिकेशन के प्रोसेस का नाम पीसीआर। क्या है नाम? पीसीआर। पीसीआर कभी भी एसेंशियल प्रोसेस नहीं है। पीसीआर सिर्फ तभी चाहिए जब सैंपल साइज हो बड़ी या छोटी। छोटी, अरे सैंपल छोटा होगा तभी तो पीसीआर करना पड़ेगा। तो पीसीआर एसेंशियल स्टेप, लेकिन पीसीआर कब करना है? जब सैंपल कम हो, कॉपीज बढ़ानी है। पीसीआर की 3 स्टेप। पहली स्टेप का नाम डीनेचुरेशन। क्या नाम है? कितने टेम्परेचर पे? 94। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जब वो अलग हो गए तो फिर उनके सामने जोड़े हैं प्राइमर। क्या जोड़े हैं? जरा गौर करिए, प्राइमर एक साइड है या दोनों साइड लगे हैं? 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम दिख रहा है? बहुत बड़ी खासियत, नेचुरल डीएनए रेप्लिकेशन में प्राइमर था आरएनए प्राइमर। क्या था? और उस प्राइमर को बाद में हटाना पड़ा था, क्योंकि वो डीएनए था या आरएनए? यहां बार बार हटाएंगे तो मेहनत कम होगी या बढ़ेगी? तो हमने कहा बाहर से क्या डाल दो, आरएनए प्राइमर या डीएनए प्राइमर। तो पीसीआर एक ऐसा रिएक्शन है जहां डीएनए की कॉपी तो होती है, बट विद द हेल्प ऑफ आरएनए प्राइमर या डीएनए प्राइमर। एक बार की कॉपी में एक प्राइमर यूज करा या दो प्राइमर एक साथ यूज होते हैं, और दोनों के दोनों होते हैं आरएनए या डीएनए। वो यूज होते हैं डीनेचुरेशन में या एनिलिंग में। समझ आ गया? फिर हमने यूज करा टैक पॉलीमरेज। क्या यूज करा? 94 से 54 पर आ गए थे एनिलिंग के टाइम, क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर पर कभी भी प्राइमर अलाइन नहीं हो सकता। अब आया टैक पॉलीमरेज। टैक पॉलीमरेज जिस टेम्परेचर पर बहुत बेहतरीन काम करता है वो है 72 डिग्री, और इस टेम्परेचर पर डीएनए डीनेचर्ड नहीं होता, तो बहुत बेहतरीन काम हो गया। तो टेम्परेचर फिर से बढ़ाया, पॉलीमराइजेशन शुरू। तो ध्यान रखने वाली बात, पहला, टैक पॉलीमरेज है थर्मोस्टेबल या थर्मोलेबाइल? थर्मो। टैक पॉलीमरेज है आरएनए पॉलीमरेज या डीएनए पॉलीमरेज? किससे मिलता है? थर्मस एक्टिव। अरे मिल गया। बेस्ट किस टेम्परेचर पर काम करता है?
बस ये याद रखना है। एग्जामिनर क्या करेगा? टैक पॉलीमरेज विच इज ए डीएनए पॉलीमरेज ऑब्टेन फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस इज थर्मोलेबाइल। बच्चा पहले 3 शब्द पढ़ता ये तो सही है, बाकी स्टेटमेंट में से ही कुछ गलत होगा। वो 4 कैरेक्टरिस्टिक में से चौथा भूल जाता है और थर्मोस्टेबल की जगह वहां धीरे से क्या लिख दिया? थर्मोलेबाइल। तो याद रखिए सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। पीसीआर कैसी साइकिल है? थर्मल साइकिल। कैसी? 94, 54, 72, फिर 94, 54, 72। पीसीआर में डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ इन विट्रो। कैसे हुआ? यहां प्राइमर यूज किया गया डीएनए या आरएनए? डीएनए का एक प्राइमर या 2 प्राइमर? और टैक पॉलीमरेज विच इज अ थर्मोस्टेबल। पहली साइकिल में 2, दूसरे में 4, 8, 16 ऐसे एक्सपोनेंशियल हो रहा है। तो आफ्टर 30 साइकिल्स कितनी कॉपीज बन जाएंगी? 1 बिलियन। कितनी? बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एनसीईआरटी की लाइन, इन 30 साइकिल्स हाउ मेनी कॉपीज विल यू ऑब्टेन? 1 बिलियन। 1 बिलियन कॉपीज हम पीसीआर से बना सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे पैसेंजर तैयार हैं, हमारे पास वेक्टर तैयार है, जाने वाला तैयार है, ले जाने वाला तैयार है। किसको बुलाना है? होस्ट। उसमें इसकी एंट्री करवानी है। आइए देखते हैं। अगर होस्ट बैक्टीरियल सेल है, कौन है? हम कैसे एंट्री करवाएं? प्लांट सेल है, कैसे? मेथड 2 तरह के, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट। इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट मेथड्स में क्या है? इनडायरेक्ट मेथड जैसे बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरिया में होती है सेल वॉल। क्या होती है? सबसे पहले हम क्या करेंगे? लाइजोजाइम डालेंगे। सर सेल लाइसिस हो जाएगा? हाँ, अगर मैंने एक क्रिटिकल लेवल से ज्यादा डाला तो उससे कम डालेंगे। तो आइए रेप्लिका प्लेट मेथड का डायग्राम आपसे क्या कह रहा है समझिए। एक वेक्टर है पीबीआर 322 और साथ में एक फॉरेन डीएनए है बैम H1। सबसे ऊपर ही ऊपर जो लिखा है उसने दोनों में कट लगाया। जब उसने दोनों में कट लगाया तो कट लगाने के बाद डिजायर्ड जीन और पीबीआर 322 दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री एंड क्रिएट हुए तो एक रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड क्रिएट हो गया। ये जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड यहां क्रिएट हुआ है, जरूरी नहीं सबके अंदर डिजायर्ड जीन जाए, तो साथ में कुछ नॉर्मल प्लाज्मिड भी है। ठीक है, वही बात तो थी, इनके पास कोई भी प्लाज्मिड नहीं गया, इनके पास वो प्लाज्मिड गया जिसके पास पैसेंजर, और इनके पास वो प्लाज्मिड गया जिनके पास पैसेंजर है। तो 3 तरह की कॉलोनीज बनी। आइए, पहली कॉलोनीज इस तरफ, इनके पास ना तो पैसेंजर है ना वेक्टर है, तो ये कौन सी कॉलोनीज है? एंटीएना। अगर मैं एम्पिसिलिन डालूंगा तो ये कॉलोनी बचेगी या खत्म हो जाएगी? विदाउट प्लाज्मिड क्या हो गई? ये इनकी डेथ। ठीक है, आ जाइए इस तरफ के एंड पर, वहां प्लाज्मिड है पर वहां पैसेंजर। अगर मैं इन पे एम्पिसिलिन डालूं चाहे टेट्रासाइक्लिन डालूं, इनकी डेथ होने वाली। और आ जाइए बीच में, जहां एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस है तो एम्पिसिलिन से तो वो बच जाएंगे पर टेट्रासाइक्लिन से उनकी। तो मुझे मास्टर प्लेट पर एक्सपेरिमेंट करना है या इसकी रेप्लिका प्लेट बनानी है? मेथड क्लियर है सभी को? चलिए, ये पहला मेथड है। दूसरा तरीका क्या है? ये कहा गया कि क्यों इतना खून खराबा मचाना, मारपीट करनी। अगर हम ऐसा कर दें कि कोई ऐसी जीन डाल दें जिसकी प्रेजेंस की वजह से कलर आ जाए। क्या आ जाए? कलर। हमने कहा एक्स गैल जीन। कौन सी जीन? एक्स गैल जीन। ये जो एक्स गैल जीन है ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगी। क्या बनाएगी? तो हमने एक ऐसा वेक्टर तैयार करा जहां एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है पर टेट्रासाइक्लिन की जगह कौन सी जीन लगा दी? एक्स गैल। कौन सी? पीयूसी वेक्टर हो गए। कौन से वेक्टर हो गए? पीयूसी। पीबीआर की जगह पीयूसी। एंटीएनआर न तो वेक्टर है
न पैसेंजर है। तो एम्पिसिलिन डालते ही एंटी-एनआर तो फिर से निकल लिए। अब बचे कौन? टीएनआर एंड टीआर। टीएनआर के पास वेक्टर है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस की जीन है और एक्सगेल जीन भी है। इनके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस की जीन है, पर जहां कट लग जाएगा एक्सगेल जीन में तो फिर एक्सगेल जीन वाला कलर का प्रोसेस। तो इसका मतलब अगर इस बार मैं सबस्ट्रेट डालता हूं तो जहां कलर आएगा वो टीएनआर आ जाएगा अगर एक्सगेल जीन होगी, और एक्सगेल जीन नहीं होगी तो कलर। तो इस बार मैंने डेथ करी या कलरिंग से पहचाना? तो अलग अलग तरीके हैं जहां हम इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं।